साथियों, आप सब जानते हैं कि देश में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, और साथ ही कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। बिहार की 4 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर उपचुनाव ही विधानसभा चुनाव के साथ ही में हो रहा है। आगामी 13 तारीख को बिहार की वो चारों सीटें मतदान के लिए जाएंगी। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन के तहत अपने साथियों को जिताने के लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से और पूरी मेहनत के साथ हम लोग का संगठन प्रयासरत है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बात को भी मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि झारखंड की एक सीट पर, चतरा की एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। इस वजह से संगठन के काफी साथियों की जिम्मेदारी चतरा में भी लगाई गई है। पार्टी के कई सांसद पिछले कई दिनों से झारखंड में भी कैंप कर रहे और बिहार की अलग अलग सीटों पर भी वो जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जब मतदान को महज 3 दिन बाकी रह गए, आज मेरा कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित था तरारी विधानसभा में, यहाँ से विशाल प्रशांत जी जो एक युवा पढ़े लिखे जुझारू नेता है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनीति में बहुत ज्यादा से ज्यादा आए इसका पक्षधर मैं हमेशा से रहा हूँ। अगर आप मेरी लोकसभा की सीटों को भी देखें तो महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन 5 सीटों में से 4 सीटों पर हम लोगों ने युवाओं को चुनाव लड़वाने का कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि एक मेरा भी एमवाई समीकरण है, जहाँ पे कुछ लोग हमारे राज्य को जातीयता में, सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास करते हैं। वही मेरी सोच अलग है, जहाँ कुछ लोग एमवाई समीकरण बनाकर सांप्रदायिकता को और जातीयता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वही मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं और युवा हैं, मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ। लोकसभा में सीमित सीटों पर उस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था, महज 5 सीटों पर उनमें से जहाँ एक तरफ मैंने 5 में से 4 युवाओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, तो वहीं 2 महिलाओं को भी मैंने चुनाव लड़वाने का काम किया। वैशाली से वीना देवी जी हूँ या शांभवी चौधरी हूँ समस्तीपुर से। ऐसे में जब तरारी की सीट से पहली बार युवा नौजवान जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे, मेरे लिए ये खुशखबरी थी। मेरी उस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत समर्थन देकर आगे बढ़ने का काम किया, और ऐसे में इनके प्रचार के लिए मुझे आना ही था। आज से प्रचार मेरे छोटे भाई हैं, बल्कि लोगों में इतने कम समय में जो लोकप्रियता इन्होंने हासिल की, ये इनकी मेहनत का भी परिचय देता है। ये दर्शाता है कि इन्होंने कम समय में लोगों के बीच दिन रात एक गठबंधन की सोच, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच, जनता तक इन्होंने लेके जाने का कार्य किया है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है आप सब लोग भी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वो तस्वीरें अपने में बयान करने के काफी तैयारी का माहौल क्या है। माहौल तो खैर बहरहाल अगर मैं कहूँ तो 4 सीटों पर एनडीए के पक्ष का है, और दोनों विधानसभा में झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। पर विशेषता आप जानते हैं, तरारी का अगर मैं जिक्र करूँ, मैं मानता हूँ कि जिस मजबूती के साथ उस समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने जात पात धर्म मजहब से उठकर एक युवा होने के नाते जिस तरीके से विशाल जी को समर्थन कर रहा, मैं मानता हूँ
एक बड़ी जीत की ओर विशाल यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा, तरारी के हर एक आम जनता का कि आगामी 13 तारीख लोकतंत्र के इस मैदान में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करें। जरूरी है एक एक मत तो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर एक मत जो बढ़ेगा उसमें से अधिकांश में विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बनता है उसके लिए हम तमाम घटक लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास राष्ट्रीय लोक पार्टी या माझी जी की पार्टी, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज तरारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आप लोगों के कुछ सवाल है। पहला सवाल सुधाकर सिंह, उनके द्वारा रामगढ़ में एक बयान दिया गया है कि अगर बूथ से 300 बूथ पे अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि लाठी से पिटवाए। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है। जब पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विषयों को लेकर मतभेद हो, उनको लेकर संवाद होता है और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखा जाता है। अंतोगत्वा जनता फैसला लेती है। पर लोगों को इस तरीके से डराना और धमकाना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लाठी से पीटे जाना, ये धमकी है। मैं चाहूंगा जहां एक तरफ मैं इस बयान की निंदा तो मैं करता ही हूं, पर सभ्य समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैं आप सबके माध्यम से भी चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि स्वतः इस बयान का संज्ञान ले। विपक्ष की आदत बन गई है लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करना। लोकसभा के चुनाव में भी डराया ही जा रहा था, क्या कहकर कि संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 5 साढ़े 5 महीने होने को आए हैं। केंद्र में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार को बने हुए कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया या कौन से संविधान की हत्या कर दी गई या कहां पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया? जवाब दें विपक्ष के लोग। पूरा चुनाव लोकसभा का ये लोगों को यही कह कहकर डराते हैं और अब ये डराने का एक नया तरीका जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अगर पिटाई की बात करेंगे, लाठी चलाने की बात करेंगे तो बिहार की जनता भी ये सुन रही है और आप पुनः उसी दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर के लिए आपकी पार्टी के नेता जाने जाते। जंगल राज की इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा, जहां पर आप मासूमों के ऊपर लाठियां चलाते थे, दुकानों को लुटवाने का काम किया जाता था, रातों रात शोरूम से गाड़ियां निकाली जाती थी, ज्वेलर्स के यहाँ से, सोनारों के यहाँ से उनके गहने लूट लिए जाते थे। वो दौर 90 के दशक से हर वो व्यक्ति जो गुजरा है, मैं गुजरा हूं भैया। 80 के दशक का मेरा जन्म है। 90 के दशक में उस टीनेज की उम्र में मैं था जब मैंने इन तमाम बातों को महसूस किया और मेरी पीढ़ी का हर वो युवा इस बात का अनुभव कर सकता है और उसी बात को पुनः दोहराने की सोच के साथ दिया गया ये राजद के नेता का बयान कतई सभ्य समाज और आज का बिहारी तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, आज आपके छोटे भाई जिसको आप कहते हैं तेजस्वी यादव, उनका आज 35वां जन्मदिन, इसके ऊपर आपका क्या? मेरी बहुत सारी बधाई उनको, ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहे, सुखी रहे, बड़ा भाई होने के नाते ये कामना करता हूँ। राजनीतिक सलाह भी देना चाहेंगे कुछ? अरे प्रभु, वो जिस परिवार से आते हैं उनके पास घर में ही ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं। मैं सिर्फ उनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक सवाल है,
अभी बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो इस्कॉन मंदिर पर बैन लगाने की मांग की कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर बैन लगना चाहिए। क्या इससे है? जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में ये कट्टरपंथी सोच हावी होते हुए वहां के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें मुख्यतः हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। इसी सोच को लेकर जब केंद्र सरकार योजना लाती है तो हमारे देश में कई ऐसे विपक्ष दल के नेता हैं जो केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और अपने ही देश में उस नागरिकता के कानून को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि किसी एक समाज विशेष से नागरिकता छीन ली जाए, जबकि बार बार भारत की संसद में हमारे गृह मंत्री ने खड़े होकर, जिसका हम सब ने समर्थन भी किया, इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि ये कानून उस समाज के लोगों के संरक्षण देने के लिए है जहां पे वो अल्पसंख्यक है। ऐसे में जब ऐसी घटना सामने आती है तो महसूस होता है कि कितनी जरूरत है इस तरीके के कानूनों की, जो कम से कम उन लोगों का संरक्षण हमारे देश में हम लोग कर पाए, और वो हमारे देश में घुसपैठिए बन के नहीं बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ वो आए। अलग अलग देशों में कनाडा भी उसका एक उदाहरण है, जहां पर इस तरीके के हमले हाल फिलहाल के दिनों में देखे गए। इस तरीके की सोच को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है इस विषय को सुलझाने के लिए। चिराग जी, एक और सवाल है पप्पू यादव को लेकर के, बार-बार की बात कही जा रही है, बार-बार और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके के जानबूझकर की ये चीजों का हवा दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता, पर मैं इतना मैं जरूर मानूंगा कि ये जांच का विषय तो है। किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ या उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अगर इस तरीके की थ्रेटनिंग या थ्रेटनिंग कॉल्स अगर उनको आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर जरूरत है तो उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।